नमस्कार। 24 भारत मीडिया के खास कार्यक्रम सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना शेखर। आज सीधी बात कार्यक्रम के तहत हमसे बात करने के लिए मौजूद है भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष व तेज तरार नेता दिनेश कुमार। दिनेश जी, 24 भारत मीडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा के नतीजे जैसे आए, कहीं ना कहीं ये भाजपा के विपरीत आए, उसका असर आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में पड़ेगी। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग मुद्दों पर लड़े जाते हैं। लोकसभा चुनाव केंद्र के मुद्दों पर लड़े जाते हैं और विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। इसलिए दोनों चुनाव में बहुत भिन्नताएं होती हैं। इस बार का जो विधानसभा चुनाव झारखंड राज्य में होने वाला है, उसमें हेमंत सोरेन सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जनता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ने जा रही है। इसलिए एकदम भिन्न चुनाव लोकसभा और विधानसभा का होने वाला है। चंपाई सोरेन जी का भाजपा में आना भाजपा के लिए कितना फायदा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कितना नुकसान? ऐसे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है इससे उनकी पार्टी कमजोर नहीं। चंपाई सोरेन जी, शिबू सोरेन जी ने जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण किया था, उस समय से चंपाई सोरेन जी शिबू सोरेन के साथ रहने वाले नेता रहे हैं। कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही उनको टाइगर का तमगा दिया है और क्षेत्र की जो आदिवासी जनता है वो उन्हें अपना नेता के रूप में स्वीकार करती है। उसी आधार पर जब हेमंत सोरेन जी जेल गए तो शिबू सोरेन जी के सबसे प्रिय चंपाई सोरेन जी को उन्होंने ताज सौंपा। लेकिन जेल से आने के बाद कुर्सी को ज़्यादा दिन तक अपने से दूर नहीं रख पाए हेमंत सोरेन जी, और चंपाई सोरेन जैसे कद्दावर आदिवासी नेता को तुरंत कुर्सी से बेदखल कर दिए। कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन जी को इस बात का ठेस लगा कि उनके पिताजी के समय से राजनीति करते आ रहे थे और कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा को स्थापित करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनको एक दूध की मक्खी की तरह निकाल करके हेमंत सोरेन जी ने फेंक दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपना निर्णय लिया। उन्होंने अपने विवेक के अनुसार भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी कोल्हान में कहीं ना कहीं चंपाई सोरेन जी के आने से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। और जो हमारा आदिवासी समुदाय है, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इस प्रकार उनको लग रहा था कि आदिवासी समुदाय का विकास होगा, लेकिन हेमंत सोरेन जी ने आदिवासी समुदाय का विकास नहीं किया, बल्कि 5 महीना का जो शासनकाल था चंपाई सोरेन जी का, उसमें कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को लग रहा था कि उन्होंने एक सच्चा सेवक के रूप में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को लोग आदिवासी समाज देख रहे थे। लेकिन हेमंत जी ने जिस प्रकार उनके साथ बिहेव किया और जिस प्रकार उनको निकाल करके फेंक दिया, उससे कहीं ना कहीं कोल्हान का आदिवासी समाज आघात पहुंचा है। और चंपाई सोरेन जी ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो कहते आए हैं कि भाजपा कार्यों में कम और परिवार तोड़ने में ज्यादा भरोसा करती है और इसी पे अपना समय ज्यादा व्यतीत करती है। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी रेलवे स्टेशन में अपने पिताजी के साथ चाय बेचते थे। उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं था। झारखंड में बात करें तो बाबूलाल जी के परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, अर्जुन मुंडा जी के परिवार में कोई राजनीति में नहीं था, रघुवर दास के परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। तो ऐसे बड़े नेता तमाम जिनके परिवार में कोई राजनीति में नहीं था। और रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात तो हेमंत सोरेन जी हैं, उनके पहले शिबू सोरेन जी थे, रूपी सोरेन जी को सांसद बनाया गया, दुर्गा सोरेन जी थे, बसंत सोरेन जी हैं, तो तमाम कल्पना सोरेन जी हैं, तो तमाम परिवार के लोग राजनीति कर रहे हैं। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की परिवार तोड़ने की, तो हम परिवार तोड़ने में विश्वास नहीं रखते। हम अपने समर्थकों की संख्या को बढ़ाने में और साथ साथ जो जनता के हित की जो बात होती है उस बात को करने में भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। हमेशा से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आम जनता के विकास के लिए जो काम होने चाहिए थे उस काम को उन्होंने किया। जैसे आप एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि आयुष्मान भारत, पहले गरीबों को कांग्रेस के शासन में इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता था।
अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई तो अपने जमीन जायदाद को गिरवी रखना पड़ता था। यहाँ तक कि जो सोने चांदी महिलाएं उपयोग करती थी उनको भी गिरवी रख करके इलाज कराना पड़ता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी की सोच है को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक गरीब परिवार को भी आयुष्मान भारत से जोड़ते हुए 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क कराने का काम किया। तो देश के बड़े बड़े अस्पताल में आयुष्मान भारत से टाई अप करके आज लोग वहां जाकर के बड़े बड़े रोगों से इलाज करा रहे हैं। तो ये भिन्नता है भारतीय जनता पार्टी में और झारखंड मुक्ति मोर्चा में। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हमेशा से जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया, जनता का शोषण करने का काम किया, यहाँ तक कि आदिवासी समुदाय का शोषण करने का काम किया। पिछले 5 साल में 6000 से ज्यादा आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म और बलात्कार की घटनाएं इस राज्य में हुई। और भारतीय जनता पार्टी के अगर पूरे शासन को देखा जाए, जिसमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास जी ने शासन किया, उस शासन में इतनी घटनाएं कभी नहीं हुई थी। तो ये भिन्नताएं हैं। भारतीय जनता पार्टी सुशासन के लिए जानी जाती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा कुशासन और परिवारवाद के लिए जानी जाती है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव के सरगर्मी भी तेज हो रही है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी पुनः चुनावी रण में उतरेंगे। ये कयास कहाँ तक सही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व होता है। ये परिवार की पार्टी तो है नहीं कि बैठकर हेमंत सोरेन जी और शिबू सोरेन जी निर्णय ले लेंगे। इसमें केंद्रीय नेतृत्व होता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, देश के अभी हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ऐसे बड़े लोग बैठ करके निर्णय लेते हैं। तो रघुवर दास जी इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी उड़ीसा के महामहिम हैं। पार्टी इस पर निर्णय लेगी, केंद्रीय नेतृत्व इसमें निर्णय लेगी कि रघुवर दास जी के साथ आने वाले दिनों पर क्या करना है, उनको चुनाव लड़ाना है या अन्य गतिविधियों में उनको जोड़ना है, ये केंद्र का निर्णय होना है। जनता की ओर से सबसे असमंजस की स्थिति ये बनी हुई है। अक्सर हमने देखा है कि भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ ही लगभग चुनावी रण में उतरते हैं। आज भाजपा के पास झारखंड राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी हैं। तो क्या भाजपा मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ चुनावी रण में उतरेंगे या फिर वो खुद असमंजस की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में है भाजपा? भारतीय जनता पार्टी वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पिछले 2 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और 18 दिन में 4 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए गए हैं। पूर्व में 13 करोड़ से अधिक भारतीय जनता पार्टी के सदस्य इस देश में हम लोग के समर्थक के रूप में रहे हैं। अब इन 18 दिनों में अगर 4 करोड़ सदस्य भारतीय जनता पार्टी से जुड़ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि समर्थकों की कितनी बड़ी फौज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। रही बात इस राज्य में चुनाव का नेतृत्व करने का, तो राज्य में नरेंद्र मोदी जी हमारे चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हम लोग, भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, चंपाई सोरेन जी, ऐसे बहुत सारे नेता हमारे पास हैं। तो पार्टी नेतृत्व पर चुनाव लड़ रही है। चुनाव लड़ाने के लिए आदरणीय असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी पहुंचे हुए हैं। केंद्र में कृषि मंत्री के रूप में और इस राज्य के चुनाव प्रभारी के रूप में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं। संगठन का प्रभारी के रूप में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं। तो ऐसे तमाम बड़े नेता इस राज्य में चुनावी गतिविधियों को अपनी देखरेख में प्रगति की राह पर ले जा रहे हैं। तो आने वाले दिन में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी तो केंद्रीय नेतृत्व तो यह तय करेगी कौन मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आज हमारा नेता भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है भारत की, लेकिन इसे भी नहीं भूला जाता। क्षेत्रीय पार्टी की हम बात करें तो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा क्षेत्र की सबसे बड़ी पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा वर्तमान समय में इस राज्य में क्षेत्रीय पार्टी के रूप में सच में सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि परिवारवाद की राजनीति अगर किसी को सीखनी है तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही सीखा जा सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बारे में मैंने विस्तार से बताया। कांग्रेस की भी यही दुर्दशा है। कांग्रेस में इंदिरा गांधी, नेहरू जी,
फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसे तमाम लोग परिवारवाद की राजनीति से ही उभर कर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता भी नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। बहुत सारे बड़े बड़े उदाहरण हैं, राज्य में भी हैं और केंद्र में भी हैं। लेकिन इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी को नेतृत्व प्रदान किया, पूर्व में शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, फिर उसके बाद चुनाव हार गए, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद 2 स्थानों से चुनाव लड़े, 1 स्थान से चुनाव हार गए, 1 स्थान से चुनाव जीत गए। पिछले बार 2019 में लोगों को दिग्भ्रमित करके उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिस प्रकार के झूठे वादे किए और उस वादा खिलाफी को 2019 के बाद उन्होंने वादा खिलाफी किया। जब उनकी सरकार बननी थी, उन्होंने 8 अगस्त 2019 को इसी जमशेदपुर की धरती पर शहीद निर्मल महतो स्मारक पर कहा था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा प्रत्येक वर्ष। अगर रोजगार नहीं दे पाया तो जो ग्रेजुएट होंगे उनको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा, जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे उनको 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दूंगा, महिलाओं को चूल्हा चौका खर्चा के नाम पर 2 से 2,500 रुपये उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन 2019 से 2024 बीतने के कगार पर आ गए हैं, इससे एक भी घोषणा पत्र से एक भी बातें अगर उन्होंने पूर्ण की हो तो ये बताने का काम हेमंत सोरेन जी करेंगे। लेकिन इस राज्य में हेमंत सोरेन जी की सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, जिसमें वो स्वयं भी जेल गए, उनके मंत्री भी जेल गए, मंत्री अभी भी जेल पे हैं, साथ साथ अपने बेल पर हैं, और कई ऐसे चीज हैं, जमीन की दलाली उनके माध्यम से, बालू की दलाली उनके माध्यम से। उन्होंने तो सिंडिकेट बना दिया, प्रमंडलवार, उनके प्रमंडलवार सिंडिकेट बने हुए हैं, वो सिंडिकेट से बाहर जाकर कोई काम नहीं कर सकता। आज तक बालू की नीलामी नहीं हुई, बालू उनके लोग उठा रहे हैं और दलाली कर रहे हैं प्रशासन के साथ मिल करके। तो कई ऐसे काम हैं जो इस राज्य में राजस्व देने का काम कर सकता है, लेकिन सिर्फ सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के दृष्टिकोण से हेमंत सोरेन जी अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने का काम कर रहे हैं और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। राजनीति में अक्सर देखा जाता है, सत्ता पक्ष विपक्ष के कार्यों में उंगली उठाएंगे, विपक्ष सत्ता पक्ष के कार्यों में उंगली उठाएंगे। अभी लगभग ये जो मैया योजना सरकार के द्वारा निकाली गई, उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये महिला सम्मान राशि के रूप में दिया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है भाजपा की? मैया सम्मान योजना का कहीं भी पार्टी विरोध नहीं कर रही है। हमारा सिर्फ कहना यह है कि आपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में यह लिखा था कि महिलाओं को 2,000 से 2,500 रुपये चूल्हा चौका खर्चा प्रत्येक माह देंगे। अगर प्रत्येक माह को हम कैलकुलेशन करेंगे, 2019 में अगर एक साल में एक महिला को जहां 24,000 रुपया मिलना था, और उसी को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल में उस महिला को 60,000 रुपया मिलना था। लेकिन चुनाव को नजदीक देखते हुए 2 माह 2,000 रुपया देने का आपने काम किया, अर्थात प्रत्येक महिला का 58,000 रुपया आपने मारने का काम किया। जिनको 60,000 रुपया 5 साल में मिलना चाहिए था, अगर 2,000 के हिसाब से आंकड़ा जो आप तय करेंगे, जो आपने खुद स्वयं घोषणा पत्र में कहा था, और आप 2,000 देकर उनको खुश करना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप महिलाओं के सम्मान के साथ दगा करने का काम किए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में कहेगी कि मैं इससे ज्यादा पैसा देने वाला हूं, तो हमने अगर कहा है, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको, छत्तीसगढ़ के चुनाव में हम लोगों ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सरकार बनने के साथ पहले कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करेंगे और महिलाओं को सम्मान निधि देने का प्रयास करेंगे। तो हमने कैबिनेट, जैसे सरकार बनी, फर्स्ट कैबिनेट में हमने सम्मान निधि की राशि को पास किया और प्रत्येक महिलाओं को देना आरंभ कर दिया। तो आपने जो घोषणा किया था, उस घोषणा के आलोक में आपने 58,000 रुपए प्रत्येक महिलाओं का मारने का काम किया। 2,000 देकर उनको खुश करने की कोशिश नहीं करे, आपने 58,000 उनको दगा दिया है। तो आप एक साथ 60,000 रुपए दे दें, तब हम मानेंगे कि आप महिलाओं की सम्मान की बात कर रहे हैं। आपने तो महिलाओं को दगा देने का काम किया। जाते जाते आखिरी सवाल, खासकर पूर्वी सिंहभूम में टिकट को लेके बहुत ही दुविधा है। अगर जेडीयू एनडीए का घटक में शामिल, सरयू राय जी ने तो सीधे तौर में कहा कि वे पूर्वी सिंहभूम से लड़ेंगे ही, उन्होंने क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। तो कहीं ना कहीं भाजपा के भी कई लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, मुख्यतः आपका भी नाम इसमें पाया जा आ रहा है। तो अगर किसी और को भी मिलती है और सरयू राय जी अगर रहते हैं, तो जाहिर सा बात है
भाजपा के किसी और नेता को ये नहीं मिलेगी, जबकि पुराने पुराने कार्यकर्ता हैं, जैसे आपको नाम मैं खुद ले रहा हूँ। तो ये एक तरफ से अंदरूनी कला क्या हो सकती है भाजपा में? एनडीए नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी, आजसू, जेडीयू इस राज्य में मिलकर के चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, ये तय भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और एनडीए के नेतृत्वकर्ता को करना है। हम यहाँ बैठ कर के कुछ भी बोल लें और उसका कोई फर्क नहीं, एनडीए को नहीं पड़ने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और आजसू के जो सुप्रीमो हैं उनको बैठ करके तय करना है किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, किस सीट पर आजसू लड़ेगी और किस सीट पर जेडीयू लड़ेगी। जेडीयू के नेताओं ने आज तक किसी ने मूल रूप से यह काम नहीं किया। अब शायद इस क्षेत्र के विधायक खुद कंफ्यूज हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी कंफ्यूज करके रखे हैं और जनता को भी दिग्भ्रमित करना चाहते हैं। जेडीयू में शामिल हो गए हैं, अपनी पार्टी की बैठक करते हैं, अपनी पार्टी की बूथ कमेटी बनाते हैं, उस बूथ कमेटी को संबोधन करने के लिए जाते हैं, अपनी पार्टी की बैठक में बोलते हैं कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। तो या तो जेडीयू को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, या अपने कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, या जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। गठबंधन का निर्णय भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और एनडीए गठबंधन को लेना है, न कि किसी व्यक्ति विशेष को लेना है। इसलिए स्वयं अपने आप को राजा बोलने का अधिकार तो हर किसी को है, कोई बोल सकता है कि मैं राजा हूं। अब जनता बताए कि आप राजा हैं कि रंक हैं, वो आने वाले समय पर बताने का काम करेगी। मैं माफी चाहूंगा, एक सवाल और है। विधानसभा चुनाव में पूर्वी सिंहभूम से अगर दिनेश कुमार को टिकट दी जाती है तो किस मुद्दे, सर्वप्रथम किस मुद्दे में आगे बढ़ेंगे और किस रणनीति के तहत, और अगर नहीं दी जाती तो वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे या फिर एक कार्यकर्ता होने के नाते अपना 100% योगदान भाजपा को देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ। 1996 में मैंने पहली बार पार्टी का सदस्यता लिया था। 28 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, विभिन्न दायित्वों पर रहा हूँ। अभी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में भी काम कर रहा हूँ। कोल्हान में भी जिम्मेवारी पार्टी के द्वारा दी गई, उसको भी मैंने बखूबी निभाने का प्रयास किया। तो इसलिए विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए मैं पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपनी इच्छा पार्टी को जरूर बताई है, लेकिन पार्टी जिसको भी टिकट देगी, अगर पार्टी दिनेश कुमार को टिकट देती है तो दिनेश कुमार एक कार्यकर्ता होने के नाते सहर्ष स्वीकार करेगा और चुनाव मैदान में उतरेगा। अगर पार्टी किसी और को भी टिकट देती है तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही होने के नाते उनके लिए काम करने वाला हूँ। मेरी सोच में कभी नहीं है कि मैं स्वतंत्र रूप से पार्टी से अलग हट कर चुनाव लड़ने वाला हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, जीवन भर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहूंगा, मरने उपरांत भी भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अपने ऊपर लेना चाहता हूँ। इसलिए इस पार्टी से दगा कभी नहीं कर सकता। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। और रही बात अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो इस क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दे हैं। शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शुद्ध पेयजल का मुद्दा है, जो पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं बहुत सारा चीज प्रभावित हो गया। जैसे मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ। रघुवर दास जी की सरकार ने सिंगोड़ा में एक प्रोफेशनल कॉलेज बनाया। राज्य सरकार का करोड़ों रुपया उस प्रोफेशनल कॉलेज में खर्च हुआ। अगर उस प्रोफेशनल कॉलेज को स्थानीय विधायक चालू कराने का प्रयास करते तो मुझे लगता है कि विगत 5 साल में हम इस क्षेत्र के कई सारे बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा पाते, और तकनीकी ज्ञान अगर वो बच्चा अर्जित कर लेता तो इस आसपास के क्षेत्र में जहां रोजी रोजगार के साधन उपलब्ध हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट घराने हैं, तो वहां हम उन बच्चों को रोजगार उपलब्ध करा सकते थे। तो मेरा पहला काम होगा कि मैं उस प्रोफेशनल कॉलेज से को राज्य सरकार के माध्यम से चालू कराऊं और इस क्षेत्र के बच्चों को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान अर्जित कराऊं, ताकि यहाँ के बच्चे रोजी रोजगार आसानी से प्राप्त कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। और राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकती है। हमारी नज़र भी आपके कार्यशैली में रहेगी और हम आशा करते हैं कि आगे भी जनता के कुछ सवाल अगर होंगे तो आप हमें समय देंगे ताकि वो जवाब लेकर हम जनता को तक पहुंचा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।
हमसे बात करने के लिए और भविष्य को लेकर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।